नमस्कार, दिव्यांग न्यूज स्पेशल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित हुई हैं दिव्यांग संबंधित, उन पर बात करना चाहूँगा और सभी को इन खबरों के विषय में जानना चाहिए। कुछ खबरें चिंताजनक भी हैं और कुछ राहत देने वाली भी हैं। इन खबरों में श्रुति लेखक यानी राइटर को लेकर भी खबर प्रकाशित हुई है। आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी एक मामला सामने आया है, उस पर बात करूंगा। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ रही है और 9 कैटेगरी को शामिल करने की जो अपील थी, प्रयास था, उसको खारिज कर दिया गया है। यानी 21 कैटेगरी पहले से ही हैं, कुछ और भी 9 कैटेगरी और शामिल करने की बात की जा रही थी, वो खारिज हो चुका है। इन सभी पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, श्रुति लेखक यानी राइटर वाला, जिस पर काफ़ी समय से चर्चाएं भी चल रही हैं। फाइनली केंद्र सरकार की तरफ से इस पर ठप्पा लगा दिया गया है और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में क्या कहा गया है, क्यों ऐसा सरकार को करना पड़ा, उस पर भी बात करूंगा और आप आने वाले टाइम में क्या रूल्स काम करेंगे। सबसे पहले केंद्र सरकार की तरफ से यानी सामाजिक न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय को लगातार शिकायतें मिली। शिकायत के बाद सरकार ने डिसीजन लिया कि जो श्रुति लेखक संबंधित रूल्स हैं उनमें परिवर्तन किया जाए। ऑन सब्सक्राइब की जो सुविधा है उसको बंद करके जो है एक नई व्यवस्था लागू की जाए। इन दिशा निर्देशों में सबसे पहले जो संस्था हैं जिनकी जिम्मेदारी है परीक्षा कराने की, उन्हें और संबंधित जो सेंटर हैं उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित संस्था और सेंटरों को कहा गया है दिशा निर्देशों में कि 2 साल के अंदर अंदर दृष्टिबाधित और अन्य जो दिव्यांग जो भी राइटर की सहायता से एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए स्क्राइब पुल तैयार किया जाए और इसके अंतर्गत प्रशिक्षित विश्वसनीय स्क्राइब तैयार किए जाएं। यानी अब ये जिम्मेदारी दे दी है सेंटर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है, संबंधित संस्थाओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अब वो राइटर खुद उपलब्ध कराएंगे जो कि प्रशिक्षित होंगे, विश्वसनीय होंगे। निजी राइटर का जो मामला है, निजी तौर पर जो भी परीक्षार्थी लेकर आते थे उन पर यह आरोप लगा है कि राइटर और उन दोनों के बीच में आपसी परीक्षाओं को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर तालमेल होता है, गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। इसमें राइटर की योग्यता को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है और अब उसके अनुसार 2 साल या 3 साल की कम योग्यता वाला राइटर काम करेगा। यानी अगर कोई परीक्षार्थी ग्रेजुएशन कर चुका है, उसके आधार पर उसने प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन किया है, तो वो 2 या 3 साल कम का राइटर ले जा सकता है। यानी वो 12th पास राइटर तक ले जा सकता है। ये भी उस जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें कहा गया है। एक्सेसिबिलिटी की भी बात की गई है उसमें कि संबंधित जो केंद्र हैं उनको दिव्यांग की सुविधा के अनुसार जो भी उसको ज़रूरत है एक्सेसिबिलिटी की, वो उपलब्ध करानी होगी। यानी टॉकिंग सिस्टम, रैम्प और प्रिंटर, सांकेतिक भाषा जो भी हैं
वो सब उपलब्ध करानी होंगी। उनके लिए जो है ग्राउंड फ्लोर पर ही परीक्षा की व्यवस्था करनी होगी। इसके अतिरिक्त दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए ऑडियो सिस्टम, विशेष सॉफ्टवेयर, एक्सेसिबल डिवाइस उपलब्ध करानी होगी, जिससे उनके लिए परीक्षा देना आसान हो सके। ऐसे परीक्षार्थियों का जो है डेटा वो संग्रहित करना होगा 2023 के रूल्स के अनुसार। तो ये दिशा निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात कही गई है सरकार की तरफ से कि 2 साल का जो समय दिया गया है इस कार्य को पूरा करने के लिए संबंधित जो संस्था है, सेंटर है, उस बीच निजी राइटर के तौर पर एग्जाम दे सकते हैं परीक्षार्थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ही उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी, ऐसा भी कहा गया है। यानी कह सकते हैं अभी गुंजाइश बाकी है, अगर कुछ हो सकता है तो। केंद्रीय सामाजिक न्यायिक अधिकारिता मंत्रालय का कहना है कि लगातार शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद में पारदर्शिता एवं निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो, इसी को लेकर ये नए रूल्स तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शिकायत करने वालों में कौन था? संस्थाओं की यदि बात करें तो एनटीए, एसएससी और यूपीएससी, इन 3 संस्थाओं की तरफ से भी शिकायत की गई थी, अन्य लोगों के अलावा। और इसीलिए जो है नियमों में भारी परिवर्तन अब किया गया है और बहुत आसान अब परीक्षा देना नहीं होगा पूर्व के नियमों के अनुसार। नए नियमों के अनुसार परीक्षा देनी होगी। जो राइटर वहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा उसी को लेकर परीक्षा संपन्न करनी होगी। हालांकि ये वक्त ही बताएगा कि वो कितने प्रशिक्षित होंगे, कितने विश्वसनीय होंगे। विश्वसनीय उनके हो सकते हैं, प्रशिक्षित कितने होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में हज़ारों की संख्या में बैठते हैं परीक्षार्थी और इतने राइटर की व्यवस्था संस्थाएं कर दें तो बड़ी बात है। लेकिन सरकार का आदेश है, निर्देश हैं, पालन उनको करना पड़ेगा। फिर चाहे वो गंभीरता से करें या नहीं करें, उससे उनको भी आगे कोई मतलब नहीं है। बाद में जिसका नुकसान होगा उन्हें होगा, वो भुगतेंगे। संस्थानों के इसकी परवाह भी नहीं होती है और कितने लोग परीक्षाओं से वंचित होते हैं। जब मांगा जाता है उनसे राइटर तो उसकी व्यवस्था नहीं होती है। कई राज्यों में एग्ज़ाम भी छूट जाते हैं, उनको राइटर नहीं मिलते हैं। तो ये खबर आज प्रकाशित हुई है और इस पर केंद्र सरकार की तरफ से मोहर लगा दी गई है, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन वर्तमान में भी जो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए आसान नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में ही अनुमति पुराने रूल्स के हिसाब से दी जाएगी, ये भी बात कही गई है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बात करते हैं अगली खबर की। दूसरी खबर छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं उससे पहले यहाँ जीएसटी काउंसिल को लेकर भी एक खबर प्रकाशित हुई है। हालांकि अलग अलग संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जीएसटी में राहत देने की बात की है, यानी दिव्यांग संबंधित जो भी स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं हैं या
एक्सेसिबिलिटी संबंधित जो उपकरण हैं उन पर जीएसटी चार्ज 5%, 12% या 18% जो सरकार के द्वारा लिया जाता है उससे मुक्त रखने की बात की है। प्रमुख रूप से जो प्रकाशित नाम है वो सामाजिक कार्यकर्ता निपुण मल्होत्रा का है। उन्होंने देश की फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण से अपील की है, साथ ही जीएसटी काउंसिल के जो सदस्य हैं राज्यों के वित्त मंत्री उनसे भी अपील की है कि इससे काफ़ी नुकसान दिव्यांगों को हो रहा है और विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इससे मुक्त रखना चाहिए दिव्यांगों को। स्वास्थ्य संबंधित उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैं और जीएसटी में छूट मिलनी चाहिए। साथ ही 2 देशों का भी उल्लेख किया है जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। दोनों ही देशों में स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं और एक्सेसिबिलिटी संबंधित जो उपकरण हैं इन देशों में उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स या कर नहीं लगता है, तो भारत में भी ये होना चाहिए। आज से जीएसटी की काउंसलिंग हो रही है, बैठक शुरू है, तो ये 3 दिन चलेगी। आगे इस पर क्या होगा उस पर मैं विस्तार से बात करूंगा। दूसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और फैसले में कहा है कि आरक्षण का निर्धारण करना सरकार की जिम्मेदारी है और ये मामला असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर है। 2019 में छत्तीसगढ़ पीएससी की तरफ से आवेदन मांगे गए थे और उसमें दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए आवेदन किए और बाद में इसका लाभ संबंधित दृष्टिबाधितों को नहीं देकर अन्य कैटेगरी के दिव्यांगों को दिया गया और इसी को लेकर कहा गया कि सरकार जिस वैकेंसी के लिए जो भी दिव्यांग को उपयुक्त समझे उसे उस पद तक पहुंचा सकती है, यानी उसे उस पद के लिए योग्य मान सकती है। तो यहाँ पर और ये भी कहा गया कि फिर वैकेंसी या रोस्टर को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मामला सरोज, लास्ट में टाइटल उनके निधि लगा हुआ है, उनका था। उन्होंने याचिका दायर की थी इस मामले को लेकर, परीक्षा दी, परीक्षा के बाद में उनका इंटरव्यू हुआ लेकिन उन्हें वंचित कर दिया गया था और उसके बाद में वो कोर्ट चले गए थे। बाद में उनके वकील ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन उन्होंने, उनका निजी केस था तो उन्होंने इसे फाइट किया, लेकिन उनके पक्ष में ये डिसीजन नहीं आया। मुख्य न्यायाधीश से रमेश सिन्हा और अन्य एक और न्यायमूर्ति की बेंच ने ये फैसला सुनाया है कि आरक्षण का निर्धारण करना सरकार का काम है और सरकार जिस दिव्यांग को जिस पद के लिए उपयुक्त माने उसे नियुक्त कर सकती है। तीसरी जो खबर है वो राजस्थान से है। राजस्थान की जो जांच एजेंसी है एसओजी, उसने अपनी जांच तेज कर दी है और 9 जिले के सीएमएचओ को तलब करने की तैयारी की है। यानी फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो जारी किए गए हैं वो 9 जिले के सीएमएचओ की तरफ से किए गए हैं और अब उनसे पूछताछ करने की तैयारी की गई है। इसमें विभिन्न कैटेगरी के दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाए गए, अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी पाई गई। सबसे ज़्यादा अभी जो 66 लोगों का मामला सामने आया है, 23 को पुनः नोटिस जारी किया है, 43 उसमें उपस्थित हुए,
जिसमें से 37 बिल्कुल स्वस्थ पाए गए, फर्जी पाए गए कह सकते हैं, और 6 दिव्यांग थे। बाकी 37 कैंडिडेट उन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त की। 17 जिसमें 3rd ग्रेड टीचर थे, 3 2nd ग्रेड थे, 1 व्याख्याता, 2 स्टेनोग्राफर, और इसी तरह से LDC वगैरह दूसरे डिपार्टमेंट में कर्मचारी या अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। अब उन लोगों को भी नोटिस जारी किया है जो उपस्थित नहीं हुए, और जो उपस्थित हुए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि SOG ने यह तय किया है कि उन डॉक्टर से पूछताछ की जाए जिन्होंने ये प्रमाण पत्र जारी किए हैं, उनके नाम सामने लाए जाएं। इसीलिए 9 जिले के जो CMHO हैं, अधिकारी हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनसे पूछताछ करने का मन अब बना लिया है। और ये भी कहा गया है कि उन पर FIR दर्ज होगी, केस दायर होगा जिन्होंने भी प्रमाण पत्र जारी किए हैं। तो इसी तरह से अभी एक मामला आया था, सिंगल बेंच ने एक डिसीजन दिया है। किसी अभ्यर्थी ने याचिका लगाकर कहा था कि सरकार हमें जांच के लिए नहीं बुला सकती, और उसी के पक्ष में सिंगल बेंच ने ये डिसीजन दिया कि ऐसा सरकार SOG ऐसा नहीं कर सकती। माफ़ कीजिएगा, सरकार का नाम लिया। SOG जो है जांच के लिए नोटिस नहीं दे सकती, नहीं बुला सकती। लेकिन वो सिंगल बेंच का मामला था। सरकार इतने से नहीं रुकेगी और ना ही SOG अब रुकने वाली है। इसमें नपेंगे, डॉक्टर भी नपेंगे, और इसी तरह कार्रवाई हुई। जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया है, जिसने दिलवाया है, जिसने प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाए हैं पैसे लेकर, वो सभी नपेंगे, सब पर केस दायर होगा। तो बहुत तेज़ी से काम राजस्थान में हो रहा है। और ये सारे जो केस दर्ज किए गए हैं, ये हेल्पलाइन पर गुप्त तरीके से लोगों ने जिन्होंने शिकायत की है, उसके आधार पर, संदेह के आधार पर इनको जो संबंधित संस्था है उनसे पता किया गया, चाहे RPSC हो या राजस्थान चयन बोर्ड हो या फिर अन्य डिपार्टमेंट, उनसे सब पूछताछ की गई, पता किया गया। उसके बाद में इनको तलब किया गया है। उनके प्रमाण पत्र वगैरह इकट्ठे किए होंगे और उसके बाद में इनको बुलाया है। तो कह सकते हैं कि SOG ने जो हेल्पलाइन जारी की है, वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्या हेल्पलाइन नंबर हैं, मैंने देखे थे। और मुझे लगता है कि जिनको भी ऐसे लोग मिलते हैं, संदेह है, और SOG की जो हेल्पलाइन है उस पर शिकायत करें, ताकि एक मिसाल पेश की जा सके कि इतना आसान नहीं है फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाना। और दूसरे राज्यों को भी एक सीखने का मौका मिलेगा। इससे पहले यूपी सरकार ने जब कार्रवाई की थी तो उसकी भी काफ़ी सराहना हुई थी। काफ़ी संख्या में वहाँ भी पकड़े गए थे, और वहाँ तो ऐसे ऐसे केस मिले हैं कि सपा में एक मंत्री के बेटे, उनके पास भी फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र मिला था, उनका मामला भी चला था। तो केस बड़े बड़े भी हैं। इसके अलावा अभी एक कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अलग अलग बीमारियों से संबंधित 9 कैटेगरी को दिव्यांग कैटेगरी RPWD एक्ट में शामिल करने की बात की थी, और इसकी सिफारिश के लिए प्रयास किया था। ऐसे कार्यकर्ताओं को अति उत्साहित, अति मानवतावादी कह सकते हैं, क्योंकि जिनको आरक्षण मिल रहा है 21 कैटेगरी को, जिसमें कुछ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, जिन्हें दिव्यांगता का लाभ मिल रहा है, उनके अधिकारों की ये रक्षा कर नहीं पा रहे हैं, और नई कैटेगरी को ये शामिल करवा रहे हैं। और उसमें भी
जब मैं पढ़ रहा था तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अस्थमा, मिर्गी और भी कई ऐसी बीमारी थी जिनको हालांकि खारिज कर दिया गया ये कह के कि ये स्थायी विकलांगता उत्पन्न नहीं करते हैं, इनका लंबी बीमारी हैं, लेकिन इलाज भी संभव है। बहुत सारे तर्क दिए गए, उनके अपने तर्क थे। उधर सामाजिक न्याय का अधिकारिता जो सशक्तिकरण विभाग है उसके अपने तर्क थे। और इस मामले में भी राजेश अग्रवाल जी जो डिप्टी कमिश्नर है वो चर्चा में रहे, उन्होंने ही इसको खारिज किया है। तो अब मैं पूरी खबर के बारे में आगे बात करूंगा, और भी खबरें हैं, काफ़ी खबरें हैं, तो उन पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये 3 खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण थी जो आज प्रकाशित हुई हैं, उन पर बात करना ज़रूरी था। थैंक यू, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।